गाइस, मेरा नाम अनुज शर्मा है और आज हम रिगिंग के बारे में कुछ सीखेंगे और ये जानेंगे कि रिगिंग हमें कहाँ, क्यों और किस तरह से ज़रूरत इसकी पड़ती है हमें माया में। माया एक 3D सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम एनिमेशन करने से पहले कैरेक्टर को रिग करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को रिग करते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ जो रिगिंग के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराएगा, रिगिंग के लेक्चर्स को स्टार्ट करने में आपको मदद करेगा, रिगिंग के ऊपर काम करने में आपको मदद करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करेगा टुवर्ड्स रिगिंग। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, प्लीज़ आप लोग सब लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि रिगिंग क्या होती है। अगर हम जनरल बात करें तो रिगिंग एक नेटवर्क है लाइंस का, चेन्स का, केबल्स का, विच आर यूज्ड फॉर सपोर्ट एंड मैनिपुलेशन, जो कि किसी भी तरह से किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए बनाया जाता है। तो अगर कोई भी हम इस तरह का छोटा सा रिग तैयार करते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी चीज़ को उठा सकें या किसी चीज़ को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर लेकर के जा सकें, तो वो किसी ना किसी तरह से एक रिग के तौर पर काम करेगा हमारे लिए। तो जनरली ट्रेडिशनली रिगिंग का यही मतलब निकलता हुआ आया है हमारे पास में। अगर हम नेक्स्ट एनिमेशन की फील्ड में बात करते हैं कि रिगिंग क्या होती है, तो एनिमेशन की फील्ड में रिगिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द बोन स्ट्रक्चर ऑफ ए 3D मॉडल। यानी कि रिग में हम किसी भी कैरेक्टर के अंदर बोन सेटअप को डालते हैं उस कैरेक्टर की एनाटॉमी के हिसाब से। दिस बोन स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द 3D मॉडल लाइक अ पपेट फॉर एनिमेशन। इसका मतलब यह है कि हम जब बोन सेटअप किसी कैरेक्टर के अंदर डालते हैं माया के अंदर, तो उस बोन सेटअप की मदद से हम अपने कैरेक्टर को एनिमेट कराने के कैपेबल हो पाते हैं। इसी बोन सेटअप के अंदर हम छोटे छोटे पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं जो एनिमेटर को एनिमेट करने में मॉडल को हेल्प करता है। तो अगर ये रिगिंग हम नहीं करेंगे तो एनिमेटर को बहुत डिफिकल्टी होगी किसी भी मॉडल को एनिमेट करने में। तो रिगिंग से बेसिकली हम देखा जाए तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको शोल्डर मूव करना है तो आपने शोल्डर के ऊपर एक पॉइंट दे दिया, आपको इसका हैंड मूव करना है तो आपने हैंड के ऊपर एक पॉइंट दे दिया। जॉइंट यहाँ पर रहेगा लेकिन रिग के अंदर हम वहाँ पर पॉइंट डिफाइन कर देंगे। नेक के ऊपर आपने एक पॉइंट दे दिया, आपने हेड के ऊपर एक पॉइंट दे दिया, या फिर आपने इधर पेल्विस के पास एक पॉइंट दे दिया, नी पर, फुट पर, हैंड पर, जहाँ पर भी आप चाहें आप पॉइंट रिगिंग के अंदर डिफाइन कर देते हैं। अब किसी एनिमेटर को ये चाहिए कि उसे इसका हाथ एनिमेट कराना है इस कैरेक्टर का, तो सिंपली यहाँ पर जो आपने पॉइंट डिफाइन कर रखा है उसी पॉइंट को लेकर के वो एनिमेट करेगा इस कैरेक्टर को। ठीक है ना। तो रिगिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए तैयार बना पाते हैं ताकि हम उसे एक प्रॉपर वे में एनिमेट कर सकें और अपना पर्पस सॉल्व कर सकें एनिमेशन का। अगर आप बिना रिग, ऐसा नहीं है कि आप एनिमेशन करोगे तो वो बिना रिग के पॉसिबल नहीं है, बिना रिग के भी वो पॉसिबल है, लेकिन रिगिंग की हेल्प से आप एक मीनिंगफुल वे में उस चीज़ को एनिमेट करा सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमें रिगिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? रिगिंग सिंप्लीफाइज द एनिमेशन प्रोसेस एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो अगर हमारा किसी भी तरह का मॉडल हो, कोई ह्यूमन मॉडल भी हो सकता है, कोई एनिमल मॉडल भी हो सकता है, या कोई रोबोट भी हो सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हमारे मॉडल के अंदर अगर हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है एनिमेशन में, तो हमें रिगिंग उसके अंदर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज एनिमेटर हमारा एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के अलग से तो एनिमेट करने वाला है नहीं। इसलिए हम बोन सेटअप डाल के ये डिफाइन कर देते हैं कि अगर इस बंदे की नेक रोटेट होती है या एनिमेट होती है तो वो इस पॉइंट से एनिमेट होनी चाहिए सिंपली। अगर इसके हॉर्न्स हैं, अगर इनको हमें एनिमेट करना है तो आपने यहाँ पर ये बोन स्ट्रक्चर डाल दिया, इस बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये चीज़ एनिमेट होगी। अगर आपको इसका हैंड एनिमेट करना है तो आपने यहाँ पर एक बोन स्ट्रक्चर डाल दिया। अगर आपको शोल्डर एनिमेट करना है तो आपको इस पॉइंट से एनिमेट कराना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक पॉइंट दे देंगे जो एनिमेटर उस चीज़ को पकड़ के इसके शोल्डर को एनिमेट कर पाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें हैंड पे चाहिए बीच में नी के पार्ट पर, सॉरी एल्बो के पार्ट पर, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट डिफाइन कर देंगे कि हमारे कैरेक्टर का एल्बो इजीली मूव हो सके।
हैंड के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट डालना चाहेंगे तो वहाँ से हमारा हाथ एनिमेट हो सकता है कैरेक्टर का, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। अगर हम एक बार पॉइंट डिफाइन कर देंगे तो फिर हमें आसान होगा एनिमेशन कर पाना। और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कैरेक्टर को ही रिग करना पड़ता है, कैरेक्टर के साथ में जो एक्सेसरीज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि ये शोल्डर के ऊपर इसके पास कुछ एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, प्लस यहाँ पर ये जो इसने कुछ क्लोथ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसने वेयर कर रखा है, तो इसके लिए भी आप सेपरेट रिग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये डिपेंड करता है कि आपको कैरेक्टर को किस हिसाब से एनिमेट करवाना है। अगर आप चाहते हो कि ये कैरेक्टर यहाँ से एनिमेट होना चाहिए तो आपको वहाँ पर पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको चाहिए कि ये कैरेक्टर आपका शोल्डर से मूव होना चाहिए, अप डाउन होने चाहिए शोल्डर, तो वहाँ पर आप पॉइंट डिफाइन करोगे। आपको लगता है कि नेक पर एक पॉइंट होना चाहिए तो वहाँ पर आप एक पॉइंट डिफाइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर चेस्ट के पास में एक पॉइंट होना चाहिए जिससे आप इसकी चेस्ट को आगे पीछे बेंड कर सकें, साइड वाइज भी लेकर के जा सकें, तो वहाँ पर आपको एक पॉइंट डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और ये मान लीजिए कि जैसे अब इसका टमी का पार्ट अगर आपको अलग से एनिमेट करना होगा तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए एक अलग से बोन दी गई है, ताकि आप इस बोन के थ्रू उस कैरेक्टर को इजीली इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से टमी के एरिया को आप एनिमेट कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है ना। तो रिगिंग बेसिकली यही होती है कि आप बस पॉइंट डिफाइन कर देते हो कि आपने यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट डाल दिया या फिर यहाँ पर आपने पॉइंट डाल दिया, तो उसी पॉइंट के हिसाब से आपके कैरेक्टर का एनिमेशन जाने वाला है। अब ये रिगर के ऊपर डिपेंड करता है या रिगिंग आर्टिस्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा रिग बना पा रहा है, और उतनी ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फिर एनिमेटर को मिलेगी उस चीज़ को एनिमेट करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि रिक्वायरमेंट क्या है रिगिंग की आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एलिमेंट्स ऑफ रिगिंग क्या होते हैं, बेसिकली ये समझना भी ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास माया में, माया एक 3D सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें रिगिंग करने के लिए हेल्प करती हैं। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होता है, देन हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सेट ड्रिवन की होती हैं, कनेक्शन एडिटर होते हैं, एक्सप्रेशन एडिटर होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें रिगिंग के अंदर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर मैं एक मोटे तौर पे देखूं, एक बेस लेवल पे अगर मैं जा कर के चीज़ों को चेक करूं, तो ये 5-6 पॉइंट्स जो हमारे सामने हैं फिलहाल, इनकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी रिग को बनाने में। ठीक है ना। अब सबसे पहले वाला जो पॉइंट है, हम चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को थोड़ा सा समझते हैं एक बार। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप क्या होता है? जब भी हम कभी किसी कैरेक्टर को रिग करने के लिए जा रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो एक सिंपल मॉडल है, चाहे फिर वो एक रोबोट है, चाहे वो एक चेयर है या फिर एक वो टेबल है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें उसको एनिमेट करना है तो सबसे पहले हमारे पास जो एनिमेट करने का ख्याल आता है उसके अंदर सबसे बेसिक रिग जो हम यूज़ कर सकते हैं वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पेरेंट ऑब्जेक्ट और एक है चाइल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप चाइल्ड पेरेंट कर देते हो किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से माया के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रोल होने लगता है। यानी कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बना दिया तो वो पूरी तरह से पेरेंट को फॉलो करेगा, वो पोजीशन के अंदर भी फॉलो करेगा, रोटेशन के अंदर भी फॉलो करेगा, स्केलिंग के अंदर भी फॉलो करेगा, वो सभी पैरामीटर्स के अंदर अपने पेरेंट को फॉलो करने लग जाएगा। तो सिंपल अगर आपको ये चाहिए कि एक सिंपल सा आप किसी टेबल को मूव कर रहे हो, टेबल के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि टेबल का आपका लेग्स हैं, देन टेबल का बेस है, तो अगर आप टेबल के लेग्स को टेबल के बेस के साथ में चाइल्ड बना दें और फिर आप बेस को मूव करेंगे तो पूरी की पूरा जो टेबल का सेटअप है वो साथ में जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ जब हम रिगिंग करते हैं तो हमारे माइंड में यही आती है कि हमें चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप से हम किस तरह से रिगिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या किस तरह से हम रिगिंग करवा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंस्ट्रेंट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिगिंग के अंदर जो हमें यूज़ करना पड़ता है बहुत सी रिग्स के अंदर बनाते समय। चाइल्ड पेरेंट के अंदर क्या होता है कि चाइल्ड पेरेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट के सभी एट्रीब्यूट्स, ट्रांसलेट भी, रोटेट भी और स्केल भी, तीनों ही एट्रीब्यूट
किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफर हो जाते हैं या कंट्रोल होने लगते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। चाइल्ड पेरेंट में क्या होता है, मैं दोबारा बताता हूँ। चाइल्ड पेरेंट के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट के सभी एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रांसफर होने लगते हैं, यानी कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट के सभी एट्रीब्यूट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स के हिसाब से या पेरेंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से एनिमेट होने लगते हैं। कंस्ट्रेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रेंट के अंदर आपको अगर चाहिए कि सिर्फ आपको पोजीशन को कंस्ट्रेंट करना है तो आप उसको पॉइंट कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन यानी कि रोटेशन को कंट्रोल करवाना है तो आप ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको स्केलिंग को कंट्रोल करवाना है तो आप सिर्फ स्केलिंग को कंट्रोल करवा सकते हैं। तो चाइल्ड पेरेंट के अंदर सभी एट्रीब्यूट कंट्रोल होते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, और कंस्ट्रेंट के अंदर आपके पास में ये फैसिलिटी होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करवा सकते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, या फिर आप रोटेशन को कंट्रोल करवा सकते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, या फिर आप स्केलिंग को कंट्रोल करवा सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, जैसे कि पेरेंट कांस्टेंट। पेरेंट कांस्टेंट के अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल तीनों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ना भी करना चाहें तो आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में होता है। एम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है जी? एम कांस्टेंट सिंपली ये होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लगातार देखता रहे तो उसको हम एम कांस्टेंट के थ्रू लिंक कराने की कोशिश करते हैं। सिंपल आप ये समझ लीजिए, जब हम कैरेक्टर की आई रिगिंग करते हैं तो उस समय हमें आंखों के लिए एम कांस्टेंट को यूज करना जरूरी हो जाता है। हम एक आगे पॉइंट लगा देते हैं, जिस पॉइंट को रेगुलरली हमारी आंखें देखती रहती हैं, उस पॉइंट को जब हम मूव करते हैं तो हमारी आंखें उसी पॉइंट की तरफ एम करते हुए एनिमेट हो जाती हैं और हमें एनिमेशन करने में आसानी होती है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं रिगिंग के, जिसकी मदद से हमें एनिमेशन कराना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये हमें समझना बेहद ज़रूरी है कि इन्हीं सभी कंपोनेंट्स के थ्रू ही हमें रिगिंग करनी है। उसी तरह से हमारे पास पोल वेक्टर भी होता है, तो पोल वेक्टर भी अगर हम चाहें तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं रिगिंग के अंदर। सेम ऐसे ही मोशन पाथ होता है हमारे पास, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पाथ के अकॉर्डिंग एनिमेट करना चाहें तो हम मोशन पाथ का सहारा ले सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फिर और भी होते हैं, जैसे ज्योमेट्री हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंजेंट हो गया, या पॉइंट टू पॉली, पॉइंट ऑन पॉली हो गया। तो काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है, मुझे उम्मीद है कि यार ये कंस्ट्रेंट वाला ऑप्शन आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। डिफरेंस के लिए मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि चाइल्ड पेरेंट के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, और कंस्ट्रेंट के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन से कंट्रोल करवा सकते हैं, या फिर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की पॉइंट यानी कि पोजीशन एट्रीब्यूट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पोजीशन एट्रीब्यूट से कंट्रोल करवा सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास होता है भाई लोग सेट ड्रिवन की। अब सेट ड्रिवन की के अंदर क्या होता है? चाइल्ड पेरेंट के अंदर आपने सभी ट्रांसफॉर्मेशंस को किसी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सभी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज के साथ में आपने कंट्रोल करवाया। कंस्ट्रेंट के अंदर आपने क्या किया? कंस्ट्रेंट के अंदर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ ट्रांसलेट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सिर्फ ट्रांसलेट से कंट्रोल करवाया। सेट ड्रिवन की के अंदर क्या फैसिलिटी है कि आप चाहें तो किसी एक ऑब्जेक्ट के, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट 1 है और आप उसके सिर्फ x एट्रीब्यूट को ऑब्जेक्ट 2 के x एट्रीब्यूट से या y से या z से या किसी भी अदर एट्रीब्यूट से अगर आप लिंक करना चाहें तो, कनेक्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप अगर ऑब्जेक्ट 1 को x एक्सिस के अंदर रोटेट करेंगे और आपने यहाँ पर जो भी कनेक्शन दे रखा होगा वो x एक्सिस के अंदर ऑब्जेक्ट 1 के मूव होते ही वो कनेक्शन आपका काम करने लग जाएगा। सपोज कि आपने ऑब्जेक्ट 1 की x एक्सिस को कंट्रोल करवाया है ऑब्जेक्ट 2 की z एक्सिस से, तो ऑब्जेक्ट 2 की z एक्सिस को जब आप मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर x एक्सिस काम करेगी, यानी कि चाइल्ड पेरेंट के अंदर सारे एट्रीब्यूट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होते हैं,
कंस्ट्रेंट के अंदर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ रोटेशन, सिर्फ स्केलिंग या सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो सकता है। और सेट ड्रिवन की के अंदर एक सिंगल एट्रीब्यूट भी अगर आप चाहें तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के किसी सिंगल एट्रीब्यूट से आप कंट्रोल करवा सकते हैं, ये फायदा है। ठीक है जी, उम्मीद है यार क्लियर हुआ होगा। बाकी जैसे जैसे हम आगे इसको डिस्कस करेंगे ना आगे आने वाली वीडियोस में, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं अभी। कनेक्शन एडिटर क्या होता है? कनेक्शन एडिटर एक्चुअली में एक विंडो आपके पास माया ने अवेलेबल करवा रखी है। इसके अंदर आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट के किसी भी एट्रीब्यूट को, कि अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट 1 के रिगार्डिंग किसी भी एट्रीब्यूट को, अगर आप ऑब्जेक्ट 2 के किसी भी एट्रीब्यूट से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्शन एडिटर के थ्रू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्ट 1 के विजिबिलिटी को या किसी भी एट्रीब्यूट को इस ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट 2 के किसी भी एट्रीब्यूट से अगर आपको लिंक करवाना है तो आपको जस्ट क्लिक करना पड़ेगा उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर और ये कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है यार क्लियर हुआ होगा। चाइल्ड पेरेंट के अंदर हम लोग क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट के सभी एट्रीब्यूट को कंट्रोल करता था कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रेंट के अंदर हम लोग क्या करते थे, कंस्ट्रेंट के अंदर या तो आपकी मूवमेंट कंट्रोल हो सकती है, या रोटेशन कंट्रोल हो सकती है, या स्केलिंग कंट्रोल हो सकती है, या एम कंट्रोल हो सकता है। और इससे पहले जो हमने सेट ड्रिवन की वाला देखा था, उसके अंदर हम किसी भी एक एट्रीब्यूट को किसी दूसरे एट्रीब्यूट से कनेक्ट करा सकते हैं या मल्टीपल एट्रीब्यूट से भी कनेक्ट करा सकते हैं जो कि कीएबल हैं। कनेक्शन एडिटर के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी भी पैरामीटर को दूसरे ऑब्जेक्ट के किसी भी पैरामीटर से हम लिंक करवा सकते हैं। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो फैसिलिटी है हमारे पास, उसे यूज करना है नहीं करना है वो हमारे ऊपर है। तो हम यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी फैसिलिटी है, यूज करना चाहिए। ठीक है ना। उम्मीद है कि यार ये वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हूं। एक्सप्रेशन एडिटर क्या होता है? अब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि रिगिंग सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट से ही पॉसिबल नहीं हो सकती, हमें थोड़ा बहुत एक्सप्रेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पाइथन लैंग्वेज बेसिकली माया को सपोर्ट करती है, कुछ लोग C++ भी जानते हैं तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू कुछ करना चाहें तो आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन एडिटर दे रखा है। तो उस एक्सप्रेशन एडिटर के थ्रू आप चीज़ों को कनेक्ट करवा सकते हैं। एक्सप्रेशन लिख करके आप किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करवा सकते हैं। जैसे आप सिंपली ये मान सकते हैं कि मुझे अगर ऑब्जेक्ट 1 की विजिबिलिटी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी से कंट्रोल करवाना है या कनेक्ट करना है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट 1 की विजिबिलिटी को ऑन करोगे तो ऑब्जेक्ट 2 की विजिबिलिटी भी ऑन हो जाएगी, और अगर आप ऑब्जेक्ट 1 की विजिबिलिटी को ऑफ करोगे तो ऑब्जेक्ट 2 की विजिबिलिटी भी ऑफ हो जाएगी आपके पास। ठीक है जी, उम्मीद है यार क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट आता है ये हमारे पास है जॉइंट्स। अभी जैसा हमने प्रीवियस एक इमेज के अंदर डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से उस इमेज के पास जाता हूँ। ये वाली इमेज, या ये भी आप समझ सकते हैं, कोई भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जॉइंट सेटअप होते हैं, बोन सेटअप भी आप इनको कह सकते हैं। तो अगर हमें किसी कैरेक्टर को एनिमेट करवाना होता है तो हमें उस कैरेक्टर की एनाटॉमी के हिसाब से उसके अंदर जॉइंट्स को प्लेस कराना होता है। अगर आपको लगता है कि इस कैरेक्टर के मुझे फिंगर्स को सेपरेटली हैंडल करना है, इंडेक्स फिंगर को अलग करना है, मिडिल फिंगर को अलग करना है, रिंग फिंगर को अलग करना है, पिंकी फिंगर को अलग करना है, थंब को अलग करना है, तो वहाँ पर आपको सब जगह पर अलग अलग बोन सेटअप या जॉइंट सेटअप आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप चाहें यहाँ पर स्पाइन के अंदर आप 3 या 3 से ज़्यादा या आप उससे भी ज़्यादा अगर लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। डिपेंड इस बात पर करता है कि आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी उस कैरेक्टर के अंदर चाहिए।
फेस के अंदर आप अगर आपको लगता है कि यार यहाँ से यहाँ तक आपने नेक पर एक दे दिया, नेक से फिर आपने फोरहेड के ऊपर दे दिया, देन आप माउथ के अंदर भी अगर कुछ कंट्रोल देना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा जॉइंट डालना पड़ेगा। देन अगर आपको लगता है कि यार मेरे को बिलो वेस्ट में यहाँ पर मैंने हिप के पास एक जॉइंट हमने दे दिया, देन यहाँ पर हमने नी के पास दे दिया, देन यहाँ पर हमने इधर एंकल के पास दे दिया, और यहाँ पर जस्ट फिर हमने टो के पास दे दिया इधर एक जॉइंट। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कैरेक्टर को किस लेवल के अकॉर्डिंग कंट्रोल करवाना है। सेम ये तो एक सिंपल कैरेक्टर था, अगर मैं इस कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स भी हैं। ये सिंपल कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, ये थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर कहलाएगा। तो इसके अंदर अगर आपको रिग करना है तो ये सोच करके करना है कि अगर इसके कैरेक्टर के साथ में जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट इस कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उसके अंदर आपको सेपरेट एनिमेशन चाहिए तो वहां पर आपको सेपरेट बोन लगानी पड़ेगी। इस वाले पार्ट के अंदर अगर आपको सेपरेट एनिमेशन चाहिए तो यहाँ पर भी आपको एक सेपरेट बोन लगानी पड़ेगी। इधर लेग के अंदर अगर आपको सेपरेट चाहिए, जो कि हमें चाहिए ही होता है, या फिर हॉर्न के अंदर आप मान लो, या ईयर के अंदर अगर आपको सेपरेट एनिमेशन अगर देना है तो वहाँ पर भी आपको एक जॉइंट सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। माउथ के अंदर भी अगर आपको लगता है कि अलग तरीके से एनिमेट कराना है, या सिंपल ऊपर की साइड में भी थोड़ा सा और कुछ करना है, या नोज को सेपरेटली अगर आपको एनिमेट करना है, तो यहाँ पर भी आपको, अब यहाँ पर फिलहाल रिग में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आपको नोज में या एक्सप्रेशन में कहीं पर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि यार अपने को यहाँ पर बोन सेटअप डालने की ज़रूरत है, तो हमें वो डालना पड़ता है। तो ये पता कैसे चलता है कि हमें यहाँ पर बोन डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? ये पता इस बात से चलता है कि हमारे मूवी के अंदर या हमारे गेम के अंदर किस तरह के एक्सप्रेशन हमारे कैरेक्टर के सामने आने वाले हैं। अगर हमारे कैरेक्टर को कोई पर्टिकुलर एक्शन करना है और उस पर्टिकुलर एक्शन या डायलॉग को करने के लिए हमारी रिग के अंदर प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो हमें वो रिग के अंदर चेंजेस करके वो सपोर्ट या वो मिनिमम कंट्रोल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू हम उस कैरेक्टर को एनिमेट करवा सकें। ठीक है जी। इवन अगर हमारा कैरेक्टर स्क्रीन के आगे इस तरह से कुछ इस वाले ऑब्जेक्ट को ओपन करने की कोशिश करता है, तो हमें यहाँ पर भी रिगिंग का सेटअप तैयार करना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज़ को भी इसके हाथों के द्वारा ओपन होते हुए दिखा सकें। ठीक है ना। देन फिर हमारे पास अगर इस वाली चीज़ को भी वो दिखा रहा है कि इस नॉट को अगर वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इस क्लोथ के अंदर भी ये जो क्लोथ का पार्ट इस कैरेक्टर के पास है, इसको अलग से हमें रिग करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये यहाँ पर फिक्स है तो इसके लिए इन्होंने देखिए बेसिक रिग यहाँ पर भी तैयार कर रखी है। ये जस्ट एक रेफरेंस है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो जॉइंट जो होता है, जो हम माया के अंदर लगाते हैं, वो जॉइंट इसी बात से हमें डिफाइन करना होता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कहाँ से मूवमेंट लेने वाला है, और उसके हिसाब से हम जॉइंट सेटअप को प्लेस करते हैं। ठीक है जी। उम्मीद है मुझे कि क्लियर हुआ होगा। अगर और भी कोई डाउट है तो मैं उसको आगे वाली वीडियोस में और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर थे हम जॉइंट्स के ऊपर। सेम हमारे पास ये जॉइंट, मैंने एक सिंपल एक माया के विंडो में से जॉइंट सेटअप आपको निकाल करके दिखाया है। इस तरह का कुछ हमारे पास जॉइंट ये माया में दिखाई देता है। यहाँ इस तरफ आपको दिख रहा होंगे सर्कल, ये वाला सर्कल देखिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइप के सर्कल कुछ बने हुए आ रहे हैं, ये कहलाता है जॉइंट। और ये पिरामिड काइंड ऑफ जो शेप आपको दे रखी है, ये कहलाता है आपको बोन। जब भी आप कभी माया के अंदर जॉइंट को सेलेक्ट करते हो तो आपको दिखाई देता है हमेशा पूरा का पूरा सेटअप, बट एक्चुअली में वो जॉइंट वर्क कर रहा होता है, वो जॉइंट सेलेक्ट हो रहा होता है। ठीक है ना। आप कभी भी इस चीज़ को सेलेक्ट करोगे तो बोन भी साथ में सेलेक्ट होगा। अगर आप बोन को सेलेक्ट करोगे तो भी जॉइंट सेलेक्ट होगा, अगर आप जॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो भी जॉइंट ही सेलेक्ट होगा, लेकिन आपको विजिबल ये दोनों एक साथ होंगे, बिकॉज ये बोन ये बताता है कि कौन सा जॉइंट पेरेंट है और कौन सा जॉइंट चाइल्ड है। जिस तरफ इस बोन यानी इस पिरामिड काइंड ऑफ शेप का बड़ा वाला हिस्सा, यानी कि पिरामिड का जो बिगर एंड है, वो जिस जॉइंट की तरफ है वो ऑब्जेक्ट आपका पेरेंट है, और पॉइंटेड एंड जिस तरफ है वो इस जॉइंट का चाइल्ड है। यानी कि अगर मैं इस जॉइंट और इस जॉइंट के बारे में डिस्कस करूं तो ये वाला जॉइंट जो सेंटर वाला जॉइंट है हमारा, ये वाला हमारा कहलाएगा चाइल्ड इस जॉइंट का, लेफ्ट वाले जॉइंट का।
अगर मेरे पास मैं राइट साइड टॉप एंड राइट साइड बॉटम में जो दो जॉइंट हमें दे रखे हैं, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो ये दोनों जॉइंट मेरे चाइल्ड जॉइंट कहलाएंगे। इनके आगे कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इनके आगे कोई बोन सेटअप हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इन दोनों जॉइंट्स के पीछे हमें बोन सेटअप दिखाई दे रहा है, तो वो आपके सामने है यहाँ। तो उम्मीद है यार कि मुझे ये सारे जो कंपोनेंट है वो सभी के सभी आपको समझ में आए होंगे। और एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ सभी कंपोनेंट्स को दोबारा से। सबसे पहले हमने चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को कवर किया। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के अंदर क्या था? चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के अंदर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से पूरी तरह से कंट्रोल करवा सकते हैं। फिर हमने कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा सा डिस्कस किया। कंस्ट्रेंट के अंदर क्या होता है कि आप कंस्ट्रेंट के अंदर पर्टिकुलर एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट को, जैसे मान लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन को कंट्रोल करवाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन को कंट्रोल करवा सकते हो। अगर आपको सिर्फ पोजीशन को कंट्रोल करवाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को कंट्रोल करवा सकते हो। अगर आपको स्केलिंग को या एम को, किसी भी पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को अगर आपको कंट्रोल करवाना है तो आप कंस्ट्रेंट का सहारा लेते हो। चाइल्ड पेरेंट के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंट्रोल होता है। कंस्ट्रेंट के अंदर सिर्फ पोजीशन, सिर्फ रोटेशन, सिर्फ स्केलिंग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेट ड्रिवन की। सेट ड्रिवन की के अंदर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के एक या फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कनेक्शन एडिटर। कनेक्शन एडिटर के अंदर आप सिंपली क्लिक करके किसी भी एक ऑब्जेक्ट के किसी भी एट्रीब्यूट को, होल एट्रीब्यूट को आप कनेक्ट करवा सकते हो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के किसी भी एट्रीब्यूट से। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन एडिटर। एक्सप्रेशन एडिटर के अंदर अगर आपको स्क्रिप्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आप एक्सप्रेशन से भी रिगिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं कोई भी एक्सप्रेशन, देन उसको आप एडिट के ऊपर क्लिक करके रन कराना चाहें तो वो रन भी आप हो जाएगा वो। और यहाँ पे एडिट अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो वो आपके सीन के अंदर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट का सेटअप आया, यानी कि जब हमें इन सभी कंपोनेंट्स के अलावा किसी भी ज्योमेट्री को थोड़ा होल्ड करवाने के लिए हमें एक जॉइंट सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, किसी ज्योमेट्री को बांधने के लिए हमें एक जॉइंट सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जॉइंट सेटअप हमारे पास माया के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको अभी सामने दिखाई दे रहा है। तो जॉइंट सेटअप के थ्रू सबसे पहले हम किसी कैरेक्टर के अंदर जॉइंट सेटअप को डेवलप करते हैं। फिर उन जॉइंट सेटअप के हिसाब से हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा कैरेक्टर शोल्डर से मूव होने वाला है, हैंड से मूव होने वाला है, लेग से मूव होने वाला है, या नेक से मूव होने वाला है, या फोरहेड से मूव होने वाला है, या माउथ के अंदर अगर कोई मूवमेंट है तो वो इसके अंदर होने वाली है। तो हम सिंपली इस तरह से डिफाइन करते हैं इसको। तो पहले जॉइंट सेटअप डालते हैं, फिर उसके अंदर हम और भी आईके वगैरह भी हम इसके अंदर इंक्लूड करवाते हैं। आईके से हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपने जॉइंट सेटअप को एनिमेट करने की। आईके डालने के बाद में फिर हम कंस्ट्रेंट के थ्रू या चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के थ्रू या फिर सेट ड्रिवन की के थ्रू या फिर कनेक्शन एडिटर के थ्रू किसी भी एक मेथड के थ्रू हम उस आईके को या फिर उस जॉइंट को कंट्रोल करवा सकते हैं किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से। गाइज एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हमें माया में कहाँ पर मिलते हैं। एक बार माया की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर माया के अंदर आते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। आप किसी भी तरह से दो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट का आपको चाइल्ड बनाना है तो सिंपल आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़िए, शिफ्ट के साथ आप दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़िए और आप पी प्रेस करते हैं, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट उस दूसरे ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बन जाएगा। यहाँ पर आप आउटलाइनर से भी चेक कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ चुका है सिंपली। तो अगर आप इस मेन ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी उसके साथ मूव होगा। नेक्स्ट हमारे पास में कंस्ट्रेंट्स हमें मिल जाते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स के लिए हमें सिंपल, अगर हम डील करना चाहें कि कंस्ट्रेंट कहाँ पर हमें माया में मिल सकते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रिगिंग के अंदर आना पड़ेगा। रिगिंग के अंदर जाके हमें कंस्ट्रेंट्स का पैनल यहाँ पर मिल जाता है। जितने भी हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स होते हैं माया में, वो हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम आराम से उनको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर।
इसको फर्दर हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होता है वो है सेट ड्रिवन की, जिसको हम SDK के नाम से भी जानते हैं। अगर हमें ये पता करना हो कि सेट ड्रिवन की हमें माया में कहाँ पर मिलती है, तो आप यहाँ पर एनिमेशन के अंदर जाइए। एनिमेशन के अंदर जाने के बाद आपको की के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सेट ड्रिवन की के अंदर सेट के सेटिंग बॉक्स के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो आपके पास में सेट ड्रिवन की के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ड्राइवर, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगेन सेलेक्ट करके ड्रिवन बना सकते हैं। आप सेम ऑब्जेक्ट को भी ड्राइवर एंड ड्रिवन दोनों बना सकते हैं। मेन बात कनेक्शंस की होती है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी तरह का कनेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आते हैं जो है हमारा कनेक्शन एडिटर। कनेक्शन एडिटर को हम देख लेते हैं कहाँ पर हमें मिलता है। विंडो में जनरल में जाके हमें यहाँ पर कनेक्शन एडिटर मिल जाता है। कनेक्शन एडिटर के अंदर भी कनेक्शंस को क्रिएट करना बहुत सिंपल है। सपोज़ कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और आप एक ऑब्जेक्ट को रीलोड लेफ्ट करा लीजिए, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। देन सपोज़ कि इसका नाम आप रख देते हैं A और इसका नाम आप रख देते हैं B। इस वाले ऑब्जेक्ट को आप पकड़ करके रीलोड लेफ्ट कर लीजिए, ये आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। इस वाले ऑब्जेक्ट को आप पकड़ के रीलोड राइट कर लीजिए, ये आपको राइट साइड में दिखाई देगा। सपोज़ कि आप एक ऑब्जेक्ट के साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो सभी एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पर विजिबल हैं। सपोज़ कि हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो A ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम विजिबिलिटी को पकड़ के अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट के विजिबिलिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इनके बीच में कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को 0 करेंगे तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट भी इनविजिबल हो जाएगा। सेम अगेन अगर मैं इसको ऑन करना चाहूँगा तो मैं 1 प्रेस करके इसको ऑन भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो है हमारे पास एक्सप्रेशन एडिटर। एक्सप्रेशन एडिटर के अंदर जाने के लिए हमारे पास विंडो, एनिमेशन एडिटर और यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन एडिटर मिल जाता है। आप कोई भी एक्सप्रेशन टाइप करना चाहें यहाँ पे आप आराम से टाइप कर सकते हैं। सपोज़ कि आप इस ऑब्जेक्ट की किसी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को इस ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक कराना चाहते हैं, तो आप सिंपल इसकी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ से मिडिल माउस बटन से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एंड देन इस दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, सपोज इज इक्वल टू b.ty एंड देन क्रिएट। तो इससे क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन x कनेक्ट कर लेगा इस दूसरे ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशन के साथ में। इस तरह से आप एक्सप्रेशन एडिटर को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं माया में। नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट्स का सेटअप आता है। अगर हमें जॉइंट्स के ऊपर काम करना हो तो वो हम माया में रिगिंग के अंदर जा करके स्केलेटन के अंदर क्रिएट जॉइंट्स के नाम से आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप जॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आप क्रिएट जॉइंट पर जाइए, रीसेट कीजिए और आप किसी भी व्यू पोर्ट में जाके जॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंटर मार के आप क्रिएशन से बाहर आ सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर और अच्छे से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम और भी बेटर कंटेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।